गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो आज बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट एंड फर्स्ट तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझो। सीधी सी बात है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की तुलना में आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक को थोड़े से समझने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक का जो मैंने पैटर्न देखा पिछले 4 से 5 साल का जो पैटर्न देखा 2016 टू लगाकर 2020 तक का जो पेपर का पैटर्न देखा, हर टाइम क्वेश्चन है वो चेंज हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो ये ऐसा माइंड के लिए जो थिंक है ना, वो ऐसी थिंक लेकर नहीं जाना कि पेपर ख़राब हो जाएगा, ऑर्गेनिक का पेपर ख़राब हो जाएगा ऑर्गेनिक। क्योंकि जो पहले वाले जो पेपर आ रहे थे ना, वो पेपर का जो पैटर्न था वो 3 घंटे वाला था। वो पेपर का पैटर्न था वो कितने घंटे वाला था? 3 आवर वाला था। अब जो पैटर्न आ रहा है वो केवल 1.5 घंटे का है। तो पेपर का पैटर्न चेंज होने की वजह से आपके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होने की मुझे संभावना लगती है। वो पेपर पहले आता था वो थोड़ा टफ आता था, अब आएगा वो थोड़ा क्या है, ईजी आने की संभावना है। तो उस कंडीशन के अंदर मैंने जब वही मैं हर टाइम चूज़ करते आ रहा हूँ कि ऐसे यूनिट को महसूस करूँ कि आपके दूसरे में भी काम आए, क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है उसको मैं कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक से वो इस टॉपिक की बात है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी है 1 यूनिट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। आपको क्या करना है? मैंने इन 5 यूनिट में से सबसे पहले तो मैं 3 यूनिट बताऊँगा आपको कि ये यूनिट आपको करके जाना है, और उसमें से भी 2 यूनिट इस प्रकार से मैं बताऊंगा कि इसमें से 100 में से 99% गारंटी के साथ कहता है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और पहले भी आए पहले जो पिछले ईयर के जो पेपर थे उसमें। तो वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। देन 2 यूनिट का काम इस प्रकार से करें कि तीसरी यूनिट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अपने ऑलरेडी जो पहली पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर 3 यूनिट के बेस पे भी हम 85 से 90% तक भी कवर कर सकते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जब यूनिट फर्स्ट की सबसे जो है ना, यूनिट 1 टू लगा से जो 5 तक हैं उसके अंदर मैंने यूनिट एक तो ली है फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट इसलिए ली है क्योंकि सबसे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, जो कि फिजिकल में पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके दी हुई है, 3 यूनिट दी हुई है। तो कुछ ना कुछ, हालांकि ऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर कॉमन सेंस नहीं रहेगी। ऑर्गेनिक होगा वो जो उसमें तो स्पेक्ट्रम को फाउंडेड किया जाता था, फिजिकल के अंदर स्पेक्ट्रम मेजर किया जाता था, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल होगा उसका स्पेक्ट्रा कैसे फाउंड आउट करेंगे, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, टो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू क्या होगी, टो और वैल्यू की रो की रिलेशन क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट का नाम है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम था। क्या नाम था? स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। तो फर्स्ट जो मुझे टॉपिक लगता है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हिंदी के अंदर भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे पहले इसके अंदर आपको डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, सिलेक्शन रूल्स नहीं पूछेंगे आपको, डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसके एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए, और साथ साथ उसके साथ एक उदाहरण भी पता होना चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा कि जो ये आपको जो ऑर्गेनिक के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी दी है किसी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे तो मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ हाइड्रोजन का। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन के लिए जो NMR स्पेक्ट्रा होगी वो क्या होगा, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा होगी, PMR होगी। आपने एक माइंड के अंदर आगे से ये NMR और PMR में क्या फर्क है? ये प्रोटॉन मैग्नेटिक है, लेकिन ध्यान देना हाइड्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 ही है। तो इसलिए इसने ना PMR नाम दिया जाता है। किसके लिए? केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। आपको ऐसा मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती कि इसमें सर ये PMR किया है, तो PMR कोई अलग से नहीं है। हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो वैल्यू होती है, NMR की वैल्यू होती है, उसे PMR बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसे PMR मॉलिक्यूल तो क्या आता है, हाइड्रोजन के लिए जो न्यूक्लियर NMR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? PMR कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है।
इस बात को मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मैंने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को शायद ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाई है, तो बोली जहाँ तक सर ने पढ़ाई तो बहुत अच्छी ही पढ़ाई होगी, और जहाँ तक मुझे पता है आप अच्छे से गेन कर सकते हो, मार्किंग अच्छे से गेन कर सकते हो। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग। शिल्डिंग क्या होता है, डीशिल्डिंग क्या होता है, आपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, और यहाँ पर आप BSc थर्ड ईयर के अंदर भी पढ़ो डीशिल्डिंग शिल्डिंग क्या होता है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल को के अंदर डिफेंड कर होता है जब टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसमें शिल्डिंग होता है, नॉन डीशिल्डिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक का एक रूल्स है कि आप जब भी डेफिनेशन लिखोगे तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, और इस एग्जाम्पल के बेस पे भी आप थोड़ा सा शिल्डिंग और डीशिल्डिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, शिल्डिंग और डीशिल्डिंग। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। रासायनिक को ब्रस्ट ऐसा कोई हिंदी के अंदर कहता है, शिफ्ट यानी रासायनिक का शिफ्ट कह सकते हैं या केमिकल शिफ्ट कह सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है वो ये रहती है कि इसकी डेफिनेशन पूछेगा, एग्जांपल बताओ, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है केमिकल शिफ्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करना होता है। केमिकल शिफ्ट होती है वो केमिकल स्पेक्ट्रम को दर्शाती है, इस प्रकार से होती है, 0 होता है, यहाँ पर माइनस तक 10 तक होता है, प्लस 10 तक होता है, डेल्टा और टॉ की वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। केमिकल शिफ्ट के अंदर ही डेल्टा और टॉ मिलेंगे, और डेल्टा और वापस सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा और टी के मध्य रिलेशन क्या होता है, 10 माइनस है ना, टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा कह सकते हैं, या टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल इज इक्वल टू 10 माइनस, ये इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपको याद करके जाना है। केमिकल शिफ्ट के अंदर 100% 99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं वो है स्प्रिंग स्प्लिटिंग। स्प्रिंग स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्रिंग स्प्लिटिंग चक्रण स्प्लिटिंग क्या है वो आपको पता होगी। एंड कपलिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन भी 100% आएगा। जो मैंने टॉपिक यूनिट फर्स्ट के से लिखा है बहुत कम रिड्यूस करके क्वेश्चन को बताने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन 100% 99% आने की संभावनाएं देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्प्रिंग स्प्लिटिंग क्या है, परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग स्प्लिटिंग फॉर्मूला किस प्रकार स्प्लिटिंग की जाती है, ठीक है। एसएस स्प्लिटिंग क्या होती है, जीएस स्प्लिटिंग क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट को किससे दर्शाते हैं, तो जे से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो जानकारी होती है वो पूरी चीज जो टॉपिक बताया उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि एनएमआर होता है, स्पेक्ट्रा क्या करेगा, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा याद करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा है, एनएमआर स्पेक्ट्रा, एनएमआर पीएमआर स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एथिल ब्रोमाइड का क्या होगा, एसिडाल्डिहाइड का क्या होगा, 1,2 ट्राई ब्रोमोमेथेन का क्या होगा, एथिल एसीटोन का क्या होगा, टोलिन क्या होगा और एसिटोफेनॉन का क्या होगा। इसके आप है ना ये जो मॉलिक्यूल जो भी आपको ये दिए हुए हैं इन मॉलिक्यूल के बारे में आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, या कोई अदर मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हो कि स्पेक्ट्रा किसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं यूनिट फर्स्ट को है ना यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूँगा, और जहाँ तक मेरे हिसाब से वापस अगेंस्ट देख लो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन है न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होती है, डेफिनेशन पूछ सकेंगे, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। केमिकल शिफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग कांस्टेंट, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। स्पिन डेफिनेशन आ सकते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन बनने के आपसे संबंध रखती है। और ये स्पेक्ट्रा फाउंड आउट कैसे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा कैसे फाउंड आउट किया जाता है, पीएमआर एनएमआर के में, तो एथिल ब्रोमाइड एसिडामाइड जो कंपाउंड दिए हुआ है, ठीक है, 4-5, उसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो वो हो सकता है। अब यूनिट फर्स्ट में जहाँ तक मुझे पता है यहाँ तक कंप्लीट है। रॉ और टॉ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, केमिकल शिफ्ट को किससे दर्शाया जाता है, क्या फाइंड आउट करता है, क्या उसको बनने केमिकल शिफ्ट को मतलब लाइट से लाइट जाने से क्या फ़र्क होता है, क्या नहीं होता, मॉलिक्यूल को होता है ना, मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने में क्या फ़ायदा रहता है, ये सब जो बातें होती है आपको ध्यान से करके जाना है, क्योंकि मैं फर्स्ट यूनिट को 100% काम करके जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि वो जब आगे जो यूनिट है वो क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेट भी है और थोड़ी टफ वाली भी है। अब इसके बाद देखते हैं ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर जो मैं ले रहा हूँ वो है मेरे हिसाब से यूनिट नंबर ले रहा हूँ 3rd। यूनिट नंबर कौन से ले रहा हूँ? 3rd ले रहा हूँ, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? यूनिट 3rd, और इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3rd ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो मान लो कि नॉर्मली कैसे तो गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ग्लूकोज में क्यों नहीं पाया जाता? पाया जाता है। ग्लूकोज के टाइप्स क्या हैं? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देखे, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है इनका, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी इंटेलिजेंस से टेस्ट करता है, वो थोड़ा सा चेंज कर लेगा। पहले आया था सुक्रोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बताओ, अब आएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, तो उस टाइम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इसमें मैंने है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो क्वेश्चन बना के ही लेके आया, इसमें टॉपिक नहीं बनाया। और क्वेश्चन के अंदर जो मैंने विशेषकर देखा पुराने ईयर के जो पेपर में देखा, तो विशेषकर एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है वो है ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। ये 3 ही है। ग्लूकोज का सूत्र बताओ, सक्रिय स्ट्रक्चर बताओ, साइकिल स्ट्रक्चर बताओ, हावर्थ स्ट्रक्चर बताओ, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, किस प्रकार से वो अपनी आइसोमर डायस्टोमर क्या होता है, विविध स्मावी क्या होते हैं, इस प्रकार से सभी जो जानकारी है वो मैंने क्वेश्चन के रूप में ही बताया। अपक्षय अनुपक्षय शर्करा क्या होती है, सभी इस यूनिट के अंदर। अब यूनिट का लेने का टारगेट क्यों है? क्योंकि आपने 12th के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, ग्लूकोज के सूत्र पहले से भी जानते हो आप। अब मैं दूसरा ऐसा कोई टॉपिक लेके आता तो आपके माइंड के ऐसे के तैसे हो जाते, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक। तो आप वही टॉपिक लिए है जो मैंने 12th के अंदर भी पढ़ा है। थोड़ी सी जानकारी क्या होता है ग्लूकोज, कितने कार्बन पाए जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, ऐसी ऐसी जानकारी के लिए आप सीरीज मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी के अंदर लिखूँगा, इंग्लिश के अंदर समझा दूँगा, ठीक है। इसके अंदर देख रहा हूँ जो एक वर्ड आया है सुक्रोज, क्वेश्चन है फर्स्ट सुक्रोज। अब सुक्रोज को शुगर कहते हैं, वही बस सीधी सी बात है। परिभाषा कौन से प्रकार का है, डेफिनेशन आगे कौन से टाइप का है, प्रकार कौन सा है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, उसके बारे में। देन अपक्षय और अनपक्षय, अनपक्षय शर्करा किसे कहते हैं, प्रतीप शर्करा क्यों कहते हैं इसको, इसे इनर्स शुगर क्यों कहते हैं। देन उसके बाद इसका हावर्थ संरचना क्या होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, टॉपिक एक ही है, एक टॉपिक को पकड़ो, पूरा डिटेल निकाल दो उसमें से, बस। ऐसा ग्लूकोज में कर लो, सुक्रोज में कर लो, सुक्रोज में कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, एक भी क्वेश्चन जानने की संभावना रहती है। हम ऐसा करते हैं, ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। टारगेट क्या है, उस क्या पूछना क्या चाह रहा है, इस प्रकार सक्रिय संरचना क्या होती है इसकी। उसके बाद ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जहाँ तक मेरे पास है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों कंपाउंड है। एक के अंदर लिखा हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सिन। ठीक है, तो ये क्या देते हैं, समान ऑक्सीजन देंगे, एक समान ऑक्सीजन देंगे।
किस प्रकार से देते हैं उसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना, इसी द क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एक्सप्लेन कीजिए। अब पहले आया था वो ग्लूकोज का आया था, और पहले ग्लूकोज का आया था, आप ग्लूकोज के वापस पढ़ के जाओ, लेकिन फ्रक्टोज का आ गया तो उस कंडीशन में क्या करोगे। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिए। ध्यान, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। हाँ, एक यहाँ ये लिखा देता हूँ कि ग्लूकोज को चेंज करना है, इंटरचेंज फ्रक्टोज के अंदर, और भी आ सकता है। सुक्रोज को कैसे करेंगे, चेंज करने वाला जो है ना, ये रिएक्शन होगी, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, तो इसलिए एक तो करके जाना ग्लूकोज से फ्रक्टोज के चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ग्लूकोज के अंदर ही ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है, सर्कल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। देन उसके बाद देखें ग्लूकोज और मैं फ्रक्टोज का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज के अंदर मैं रिएक्शन करवा दूँ, क्या करवा दूँ, रिएक्शन। ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले मैं फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दूँ, फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दूँ। सेकेंड कंसंट्रेट HNO3 से करवा दूँ। इससे क्या कंपाउंड बनेगा, इससे सॉरी क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमीन जल से करवा दूँ या ब्रोमीन वाटर से करवा दूँ। नेक्स्ट एसिटिक एसिड से करवा दूँ। प्रोआयोडिक पर आयोडिक एसिड से करवा दूँ। तो इससे मतलब क्या होगा, इससे ग्लूकोज की रिएक्शन इससे करवाने से कौन से रिएक्शन बनती है, कौन से सॉरी रिएक्शन बनने से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन इसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन सा ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तीन ही चीज़ बताया, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तीनों कंपाउंड के अंदर जो भी आपको मिल रहा है क्या है, किस प्रकार से चेंजिंग किया जाता है एक दूसरे को, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने पर डी रूल हो जाता है, आर रूल हो जाता है, इस बार की जो पूरी स्ट्रक्चर होगी, पूरी जानकारी वो हमें करनी पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एक टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, एरिथ्रो व थियो, एरिथ्रो व थियो लहरी समावे क्या बोलते हैं, डाइस्टो आइसोमर क्या होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद एक और इसमें टॉपिक है, फोर्थ क्वेश्चन और है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड को के मतलब परिणाम जो है उसकी विधियाँ क्या होती है, मोनोसैकेराइड को जो ज्ञात करने की जो विधियाँ क्या है, वो विधियाँ आ सकती है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इसका। देन एक संश्लेषण वाला टॉपिक है, सिंथेसिस कैसे करेंगे। अब संश्लेषण वाला टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेट रहता है, देख लेना, जहाँ तक कोशिश हो उसे करने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहा हूँ उसमें से ये वाले तो करके ही जाना, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो तो छोड़ के दूसरा क्वेश्चन करने की समय तो कोशिश कर लेना, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वहाँ आने की संभावना पूरी रहती है। तो पहला है सैकरीन, सैकरीन का संश्लेषण कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं सैकरीन का संश्लेषण, सैकरीन होंगे आप लिखता है सब समझ में तो आता ही नहीं लिखा हुआ। क्लोरोमीन टी, क्लोरोएमीन होगा, क्लोरोएमीन टी,
मेरी वॉइस है ना वो ध्यान से समझ लेना, ताकि आपको लिखा हुआ दिखे नहीं। सल्फा थायोजोल समझ में नहीं आए तो वॉइस से समझ में आ जाएगा। सल्फा थायोजोल और सल्फा गुआनिडीन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से पूरा जहाँ तक था, ये पूरी यूनिट कौन सी थी, कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट थी। मैं पहले ही बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कंपेयर में ऑर्गेनिक थोड़ा काम जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है, लॉन्ग सिलेबस है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पढ़ कर ही जाना पड़ेगा। तो ये वाला एक बार फोटो ले सकते हो आप, पूरी तरह से अच्छे से हो जाए। वापस बता देता हूँ, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज 3 बेस पे यूनिट है, तीनों को अच्छे से करना, बाकी है उसको छोड़ देना। सुक्रोज के बारे में क्या होती है, प्रकार क्या होता है, अपचय शर्करा क्या होता है, नपचय शर्करा क्या होती है, इनवर्स स्ट्रक्चर शुगर क्या होती है, हॉवर्थ स्ट्रक्चर क्या है, हॉवर्थ इसके भी आ सकता है, इसका है, किसका है, वो सब आपको करके जाना है। एरिथ्रोथियोसोमा क्या होता है, मोनोसैकेराइड को फाइंड आउट करने की जो विधि क्या होती है, संश्लेषण 2 3 4 कंपाउंड होता है वो कर सकते हो। ये रिएक्शन है, ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या पता ऐसे ग्लूकोज और फेनल हाइड्रोजन की रिएक्शन करने से सेकंड बनता हो, बात भी हो सकता है, इसलिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वाली बात नहीं है। ग्लूकोज को फ्रैक्टर में इंटरचेंज कैसे करेंगे, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन देते हैं, वो सामान देते हैं, तो किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ तक पता था, यूनिट 3 का काम यहाँ तक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो बताने की कोशिश की है। छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि प्रतिप शर्करा क्या होती है, छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना। हॉवर्थ स्ट्रक्चर छोटा क्वेश्चन भी बना सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3rd यूनिट को क्या करना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा, आप फोटो ले सकते हो। देन उसके बाद यूनिट की जो मैंने चूज की है, उसके बाद जो मैंने यूनिट चूज की है वो है यूनिट नंबर 4 होगी शायद, या 5th है, 4th है, यूनिट 4th। ठीक है, यूनिट 4th के अंदर वो भी इजी वाले यूनिट ही लिए। यूनिट 4th के अंदर 4-5 काम है। यूनिट 4th है, कौन सी है, यूनिट 4th। 4-5 मैं टॉपिक लिखूंगा, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा जैसे बताया, उसके ऐसे कैसे होगा बता देता हूँ मैं। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की डेफिनेशन किस टाइप का है वो आपको लिखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है इसकी, हिंदी वालों के लिए भी यही रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वर्गीकरण कैसे करोगे इसको, क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया। एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड उसकी एग्जांपल क्या होता है, एमिनो एसिड के परिभाषा क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कैसे दर्शाते हैं एमिनो एसिड, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, एमिनो एसिड को प्रोवाइड क्या है वो आपको लिखना है। फर्स्ट वाला टॉपिक ये है। सेकेंड वाला प्रोटीन, क्या नाम है, पूरी जो भी इस प्रोटीन की जो महाकथा है यूनिट के अंदर वो सब पढ़ना आपको बस। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, परिभाषा, एक और था सॉरी एमिनो एसिड के अंदर, यहाँ पर शायद यही लिख देता हूँ मैं कि एमिनो एसिड होगा ना उसका ये electrophoresis and separation of amino acid वाला पढ़ के जाना बाय क्रोमेटोग्राफी थ्योरी। ठीक है, ये वाला टॉपिक है द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड को सेपरेशन कैसे करेंगे, पृथक्करण कैसे करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करके जाना।
क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अमीनो एसिड को सेपरेशन कैसे करना है। देन उसके बाद एक टॉपिक और है, इसके अंदर प्रोटीन के अंदर और कोई जाता नहीं है, ह्यूमन कल्चर हो तो ह्यूमन कल्चर भी कर लेना, बुक में दिया होगा वो तो, ठीक है, आपके सिलेबस में ह्यूमन कल्चर तो ह्यूमन कल्चर भी कर लेना। देन उसके बाद मेरे हिसाब से कोई है नहीं, तीसरा हम लेते हैं, हाँ एक न्यूक्लिक एसिड ले लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर DNA, NRNA, फुल नेम क्या होते हैं, छोटे क्वेश्चन फुल नेम के अंदर बन सकता है, और स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके बाद एक आता है पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये बॉन्ड किसे कहते हैं वो आपको एक्सप्लेन होना चाहिए। पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन शायद नहीं होगा इसका, नोमेनक्लेचर, नामकरण, संरचना, एक्सप्लेनेशन, परिभाषा, ठीक है, बस बाकी और कोई है नहीं। यूनिट फोर्थ के अंदर आपको क्या करना है, 3 टॉपिक, यूनिट थर्ड के अंदर 3 टॉपिक थे, यूनिट फोर्थ के अंदर भी 3 टॉपिक ही करने हैं, एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पेप्टाइड, सॉरी 4 है, 4 टॉपिक के अंदर आपको करने हैं। एमिनो एसिड पूरा देख लो, उसके अंदर पूरी जो उसकी जीवन कथा क्या है, कैसा क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, सेपरेशन कौन से मेथड से किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसके, स्टोकेमिस्ट्री किस प्रकार से दर्शाता है, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण किस प्रकार से, वो पूरी डिटेल है आपको निकालनी है। प्रोटीन के अंदर क्लासिफिकेशन क्या है, परिभाषा क्या होती है, उसका नामकरण क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, न्यूक्लिक एसिड किससे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड डेफिनेशन क्या होती है, DNA RNA की स्ट्रक्चर बताओ, लेकिन ध्यान देना DNA की हेलिकल मेथड जो है, सॉरी हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, किसके मध्य पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी, स्ट्रक्चर देख लोगे तो कौन से मध्य पाया जाता है, ऐसे ही समझ लोगे। नोमेनक्लेचर क्या है, परिभाषा क्या है, ध्यान देना नोमेनक्लेचर आप किसी में भी नहीं करके जाओगे, याद होने चाहिए आपको, ऐसा पर्टिकुलर रूल्स और ऐसा पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, किस प्रकार से नोमेनक्लेचर थोड़ा सा आप देख के जाना, लेकिन ज़्यादा नोमेनक्लेचर के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ के काम मैंने बहुत अच्छे से किया है, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने पहले ही आपको भी पता है, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट को पता है कि BSc MSc टॉपर हूँ मैं, जहाँ तक मुझे पता है पूरे एक पेपर का मैंने एनालिसिस पहले भी किया हुआ है और अब भी कर रहा हूँ आपके सामने कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये वाले टॉपिक करके जाए, कल परसों एग्जाम है आपके, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और SP केमिस्ट्री में आपको आने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।